हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सीबीएसई टाइम से कोर्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके आ सकते हैं। अगेन हम लोग मूव कर रहे हैं बाय रिड्यूस सिलेबस, तो आप फोकस करेंगे रिड्यूस सिलेबस के ऊपर। तो आप देखें redox reactions, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its application to chemical cells, relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, conductance in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, Colrausch's law and electrolysis। तो ये आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट पूरा पार्ट सिलेबस में है। बस जो हटा दिया गया है वो है गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, ये बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा जो जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हम चीजों की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले कि एक टर्म ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है उसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। क्या सीखना पड़ेगा? वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। तो देखो मैं आपके सामने वही डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ठीक है। कौन सा सेल है? डैनियल सेल। तो डैनियल सेल बेसिकली जिंक कॉपर सेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड बनता है एनोड और एक इलेक्ट्रोड बनाता है कैथोड। तो बेसिक वर्किंग आपको सिखा देता हूं, बाकी ज्यादा चीजें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहां पर जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करता है। गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड को दिखाते हैं। तो यहां पर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल करोगे जो कि उसी मेटल के एक आयन का सोल्यूशन होगा, जैसे ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। मान लो यहाँ ZnSO4 की कंसंट्रेशन है कुछ C1 और इसी तरह यहां पर आपके पास जो दूसरा सॉल्यूशन आप फिल करोगे वो होगा CuSO4 का। तो यहां CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन कुछ C2 मान लो, ठीक है। यहां पर आप एक इलेक्ट्रोड लगाओगे जो कि बेसिकली जिंक का इलेक्ट्रोड होगा। तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह काम करेगा। आप ये ध्यान रखना, किसी भी सेल में एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। जनरली आप एनोड कैथोड को साइन से बताते हो, साइन से नहीं बताना है। एनोड आपका वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक यहां पर एनोड की तरह काम करेगा। और सिमिलरली अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर जो है वो यहां पर कैथोड की तरह काम करेगा। तो इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहां पर इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। डेफिनेशंस पे मैं भी आता हूं। दूसरी चीज देखें, यहां पर हम एक और स्ट्रक्चर लगाते हैं जिसे हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। सॉल्ट ब्रिज इस सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। और बाय चांस अगर आपसे पूछ ले, ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज जो है इन दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, इसलिए नहीं पूछेगा, बट स्टिल ध्यान रखें सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। अब आप देखें ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको पूरा गैल्वेनिक सेल पढ़ाना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, हम यहां पर इसकी डेफिनेशन को समझने वाले हैं। किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड या एनोड एंड कैथोड, जब आप सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या नहीं कर रहे हो? कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो, मतलब जब सेल काम में नहीं आ रहा है। जब सेल काम में आता है तब एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सेल पोटेंशियल, एक होता है ईएमएफ। बहुत सिंपल है, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल काम कर रहा है, यूज में आ रहा है, तब हम उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और जब सेल यूज में नहीं आ रहा है तब उसे बोलते हैं उसका ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान रखना, ईएमएफ वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपका सेल ऑफर कर सकता है, जितना विड्रॉ आप सेल से कर सकते हो। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसके ऊपर आप फोकस करें। ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सेल के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला लिखे, ईएमएफ ऑफ सेल, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है ई कैथोड माइनस क्या बनता है, ई एनोड। अब ये ई कैथोड ई एनोड क्या है मैं आपको भी बताता हूं। ये ईएमएफ ऑफ सेल है। ऐसे आपके पास एक और टर्म बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जिसे हम ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ई नॉट सेल का फॉर्मूला बनता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड।
ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फॉर्मूले को पढ़ाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है इसको समझने के लिए आपको एक और टर्म सीखना होगा जिसे हम जो बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक आपके पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन। इस चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। कुछ नहीं दिया तो हम ये कंडीशन चैप्टर के अंदर मान के चलिए। चिंता मत करो, आपको याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है। इसी के बेसिस पर आप फॉर्मूले वगैरह यूज करोगे, इसलिए बेसिक्स में आपको सिखा रहा हूं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि आप इन्हें यूज कर पाए। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। दो तरह के क्या होते हैं आपके पास? ये पोटेंशियल्स होते हैं। अब हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, और इसे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम या तो E0 रिडक्शन लिख देते हैं, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक रिडक्शन रिएक्शन से, E0 Mn प्लस चेंजेस टू M। देखो, मेटल यहां पर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है तो वो रिड्यूस होता है। तो देखो, ये Mn प्लस से M के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे हम लोग E0 ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर हम इसे E0 M चेंजेस टू Mn प्लस से दिखाते हैं। तो देखें, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये दो तरह के आपके पास पोटेंशियल होते हैं, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। अब इनका मतलब क्या है ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। रिडक्शन पोटेंशियल एक एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को दिखाता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक गिवन एलिमेंट के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को दिखाता है। तो दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, ये एक एलिमेंट के रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बताते हैं। तो पहले तो आप ये पॉइंट्स यहां पर ऐड करें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, इलेक्ट्रोड potential values give the idea about the tendency of an element, the tendency of an element to get oxidized और रिड्यूस्ड। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, इस टेंडेंसी को कौन बताता है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज बताती है। तो ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पे सिखा रहा हूं आपको कि मोर पॉजिटिव इज द SRP ऑफ एन एलिमेंट, greater will be its tendency to get reduced, and better oxidizing agent it will be। एक एलिमेंट का SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। और उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, वो क्या होगा? उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली, किसी का SOP ज्यादा पॉजिटिव है, सो मोर पॉजिटिव इज द SOP ऑफ एन एलिमेंट, greater will be its tendency to get oxidized, and better reducing agent it will be। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जिस एलिमेंट का जो पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो वही रिएक्शन शो करना चाहेगा। अगर किसी का SRP ज्यादा पॉजिटिव है तो वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा। जो खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा हमेशा।
तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली अगर किसी का एसओपी ज्यादा पॉजिटिव है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, और उस केस में वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कॉपी करें एक बार इसे। चलिए, तो ये सीखने के बाद कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब आप इस फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो देखो, किसी भी सेल का जब हम ईएमएफ लिखते हैं या फिर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखते हैं, ध्यान रखना दो टर्म होते हैं, एक होता है ईएमएफ और एक होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी हम किसी स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो वो एक फिक्स्ड कंडीशंस पर कैलकुलेट की जाती है और उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड रहती है। तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। हम दोनों ही वैल्यू यूज किया करेंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जो यहां पर ध्यान रखने बात योग्य बात है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बोथ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर SRP वैल्यूज। मतलब ये जो ई नॉट कैथोड लिखा हुआ है ये भी एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो एनोड लिखा हुआ है ये भी एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। कई लोगों को इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सोचते हैं कि सर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, फिर मैं SRP क्यों यूज कर रहा हूं। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा ही है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको दोनों इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू सेम रखनी पड़ेंगी, या तो दोनों को ही SRP लो या फिर दोनों को ही SOP लो। एक चीज। दूसरी चीज, ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट के लिए SRP जो होता है वो माइनस ऑफ SOP होता है। तो अगर आप एनोड के लिए SOP यूज करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में क्या होगा, यहां आप SOP यूज करोगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। उस केस में आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ये SRP वैल्यू है और ये SOP वैल्यू है। बट ना तो मैं इसे यूज करता हूं ना ही इसको IUPAC यूज करता है, तो हम अवॉइड करें। फिर एक और बड़ी चीज आपको कंफ्यूज कर होगी और ध्यान में रखना पड़ेगा, ये यूज करते करते बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे मेरे साथ में, आप चिंता बिल्कुल मत करो। बस आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप जब ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप जो दोनों वैल्यूज यूज कर रहे हो वो आपकी SRP वैल्यूज है। तो चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो कैथोड का भी SRP वैल्यू यूज करना है और एनोड का भी SRP वैल्यू यूज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नॉर्मल EMF ऑफ सेल होता है। तो नॉर्मल अगर आप EMF ऑफ सेल की बात करो, दैट इज ई सेल, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो इस तरह से आप समझें, यूज करते करते सब कुछ आपको आ जाएगा, आप चिंता ना करें, वो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, बस आप फोकस करें जो मैं चीजें सिखा रहा हूं। तो EMF क्या होता है ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज क्या होते हैं समझ में आ गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या एक एलिमेंट रिड्यूस होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ई नॉट वैल्यूज फॉर 3 एलिमेंट्स A, B and C are minus 0.85, plus 0.5 and minus 0.3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अब मैं आपसे अलग अलग चीजें पूछ सकता हूं, क्या क्या, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन टेंडेंसी, इनके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, या फिर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर मैं आपसे पूछ सकता हूं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर, या फिर मैं आपसे इनकी ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछ सकता हूं। कुछ भी मैं आपसे यहां पर पूछ सकता हूं। तो आप समझो, पहली बात बताओ ये SRP है या SOP है? अरे लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ ई नॉट वैल्यूज लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि वो SRP है या नहीं है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड then E naught value will be considered as SRP। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है E नॉट वैल्यू को हम कौन सा वैल्यू मानकर चलेंगे SRP वैल्यू मानकर चलेंगे, सॉरी। तो आप समझें, अब ये देखो ये सारी SRP वैल्यूज है, ये A का SRP है, ये B का SRP है और ये C का SRP है। अब आप देखना चाहते हो रिडक्शन टेंडेंसी, मतलब खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसका SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव SRP किसका है, B का।
तो बी के खुद के रिड्यूसिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। -0.85 और -0.3 में -0.3 ज्यादा पॉजिटिव है, तो फिर ए की होगी, फिर सी की होगी। ये इनके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। हाँ, तो सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। तो एग्जैक्टली यही इनका ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगा। लेकिन अगर मैं इनके रिड्यूसिंग पावर की बात करूं, रिड्यूसिंग पावर सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो अगर वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा ना। जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी बी की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम, फिर ए और फिर सी। कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग पावर्स और ऑक्सीडाइजिंग पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये सीखने के बाद हम चलते हैं आगे, चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए और आपको इसे डिराइव भी करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। एक और छोटी चीज मैं आपको बता दूं, हम जो डैनियल सेल की बात कर रहे थे, है ना, हमने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया था, जो आपके पास जिंक कॉपर सेल था, डैनियल सेल। दोबारा से, तो एक छोटी चीज और रह गई जो आपको सीखनी है, ऑल्दो अगर ये होता सिलेबस में पूरा डिटेल में आपको पढ़ाता, बट अभी हम डैनियल सेल का एग्जांपल ले सकते हैं, हम जिंक कॉपर सेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, एनोड बनता है जिंक का। ठीक है, जब जिंक का एनोड बनता है तो जिंक सॉलिड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो कैथोड है, कैथोड उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, वहां पर कॉपर रिड्यूस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो वहां हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी, कैथोड पर रिडक्शन होता है वहां हमने रिडक्शन रिएक्शन लिखी। अब आप जब दोनों को ऐड करते हो तो उसे हम बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो किसी भी सेल के लिए आपको एनोड रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, कैथोड रिएक्शन, और दोनों को ऐड करके हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में कैंसिल होने चाहिए। देखो 2 और 2 है, अगर 2 और 3 होते तो हम पहले उनको इक्वल करते और फिर ऐड करते। इसका मतलब क्या होता है ये आप समझो। ठीक है, ऐड कर दिया, रटने की जरूरत नहीं, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या होता है, देखो, जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जब 1 मोल जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। 1 मोल जिंक का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फ्री कर दिए। वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, इस कॉपर ने। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एनोड से कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का या 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, एनोड से कैथोड पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, जिसे हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहां एन की वैल्यू कितनी होगी, ये 2। आप इस रिएक्शन को ऐड कर दो तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप जो बोला मैं समझ में नहीं आ रहा है, आप पेशेंस रखो। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें कनेक्ट होंगी, डॉट्स, क्योंकि ना रिड्यूस सिलेबस की वजह से मैं आपको हर चीज डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूं। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं जो रिक्वायर्ड है। तो हो सकता है आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो, पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। 10 मिनट और दो, 10-15 मिनट रुक जाओ, सारी चीजें कनेक्ट होंगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये एक और चीज है, किसी भी गिवन सेल से आपको एनोड, कैथोड, नेट सेल रिएक्शन और नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब देखो, इसी के बेसिस पर हम बनाते हैं एक फॉर्मूला विच इज फॉर चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड ई सेल। तो आप ही मान लो कि आपके पास कोई एक सेल है, लेट देयर इज exchange of n mole electrons in a cell reaction। ठीक है, तो एक सेल रिएक्शन है जिसमें n मोल इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी जो होता है ये होता है इक्वल टू नॉन पीवी, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं मैं आपसे, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये काम करते हैं, आप छोड़ो डेरिवेशन को, मैं आपको सीधा लिखवा रहा हूं क्योंकि इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप तो एक सिंपल सी याद रखना कि किसी भी सेल की गिब्स एनर्जी में चेंज है डेल्टा जी, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -n इंटू एफ इंटू ई सेल। ठीक है, वो आपसे डिराइव नहीं करवाएगा। आप ये फॉर्मूला याद रखें
किसी भी सेल की गिब्स एनर्जी को आप उसकी ईएमएफ से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। अगर आप बात करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो आपके पास टर्म आता है डेल्टा जी नॉट, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल के। तो अगर आप इनको कंपेयर करना शुरू करें, टर्म्स का मतलब देखें, एन यहां पर वही आपके पास नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एफ क्या होता है, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम्ब्स। एक्चुअली दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के इक्वल होता है, या ऐसा बोल दो 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आप सभी जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब्स, है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इस वैल्यू को Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, विच इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप समझें, ये जो फैराडेज कांस्टेंट है 1F, इसके लिए 96500 कूलम्ब्स के इक्वल होती है, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ये वैल्यू अपने काम में आएगी, ठीक है। तो ये आ गया चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड ई सेल। अब यहां पर एक कंडीशन होती है कि इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो देखो अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस एन एफ ई सेल। इसका मतलब इस रिएक्शन का ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर किसी सेल में होने वाली सेल रिएक्शन के लिए ई सेल पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि भैया जो सेल रिएक्शन है, देन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कई लोगों को स्पॉन्टेनियस वर्ड अच्छा नहीं लगता, मतलब समझ में नहीं आता, तो आप उसे फीजिबल लिख सकते हो, मतलब उस कंडीशन पर वो रिएक्शन होगी, ये इसका मतलब है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आप देखोगे वापस से ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो उस केस में आप बोलोगे कि भैया जो सेल रिएक्शन है इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब नॉन फीजिबल। ये रिएक्शन कैसी होगी, नॉन फीजिबल रिएक्शन होगी। और अगर किसी रिएक्शन के लिए ई सेल 0 आ जाए, जब डेल्टा जी 0 आ जाता है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा हुआ है ई सेल भी 0 हो जाएगा। और जब ई सेल 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि आपकी जो सेल रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम। तो ये 3 चीजें आपको समझनी होती है। डेल्टा जी जब 0 है तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो ई सेल मतलब उल्टा है, अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो ई सेल 0 होगा, या ई सेल 0 है तो सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। ध्यान देना, ई नॉट सेल नहीं बोल रहा हूं, ई नॉट सेल नहीं, ई सेल। ई सेल जब 0 होता है तो सिस्टम कहां पर होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। तो ये एक और छोटी सी कंडीशन है, आई होप आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको सिखाते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। ये कोर है, अब इसी के बाद आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सेल में फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन occurring in a galvanic cell, तो मान लो एक गैल्वेनिक सेल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन है कुछ N1A goes to N2B, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। दिखाते हैं हम सिंगल हेडेड एरो से, वो रिवर्सिबल वाला साइन लगाना नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब आप मान लो कि यहां पर इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हो सकता है आपको एक्सप्रेशन पता हो सकता है ना पता हो, कोई बात नहीं, आपसे डिराइव नहीं करवाएगा, ठीक है। बस हमें रिलेशन पता होना चाहिए। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस होता है RT ln Q। यहां पर डेल्टा जी इस रिएक्शन का गिब्स एनर्जी चेंज है। टर्म्स का मतलब हो कुछ लिखा हुआ है ना, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। डेल्टा जी क्या है, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी
ऑफ सेल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू रिएक्शन के साथ साथ बदलती रहेगी। डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। और Q जो है, Q इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चंट है। क्या है? रिएक्शन क्वेश्चंट है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर n2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n1 की इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा है डेल्टा जी इक्वल होता है माइनस NF ई सेल, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ध्यान से देखें, इस डेल्टा जी की जगह मैं लिख सकता हूं -NF ई सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूं -NF ई नॉट सेल प्लस बनेगा RT ln Q। देखो -NF को कॉमन लेकर डिवाइड करो तो आपके जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो बनेगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू ln। ठीक, ln को बदल दो लॉग में, चलो तो इंटू 2.303 इंटू लॉग Q। ठीक है, तो ये किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एक्सप्रेशन है। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखें एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एफ फैराडेज कांस्टेंट के लिए आपने भी देखी थी 96500। जैसे मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ, आपका जो एक्सप्रेशन है एक बहुत ही सिंपल और सुंदर सी फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट होके आता है। दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Q, और लॉग का बेस होता है यहाँ पर 10। तो ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है फाइनल, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। सो दिस इज योर फाइनल नर्न्स्ट इक्वेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी अभी तक आपको पढ़ाया वो सब मैं यहां यूज करने वाला हूं, और इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको भी सिखाता हूं। एक बार आप इन्हें कॉपी कर लो। चलिए, तो अब इस नर्न्स्ट इक्वेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें आपको यहां पर सीखनी होती है। ठीक है, तो ये नर्न्स्ट इक्वेशन आपने देखा विच इज एक्चुअली ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग Q। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब आप इसी के ऊपर लगा सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस। क्या लगा सकते हो? इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो अगर मैं आपसे इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो देखें, एट इक्विलिब्रियम पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्वेश्चन Q जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के इक्वल बन जाता है। बस दोनों चीजों को आप यहां रखो। देखो, ई सेल 0, ये टर्म इधर आ जाएगा। आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग K इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो अब आपके पास ये इसकी दो फॉर्म्स आ गई हैं। ऑब्वियसली दोनों रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्म याद रखनी चाहिए, वो आपको भी यूज करते करते हो जाएगी। और सिंपल चीज बात ये है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आप ई सेल को 0 पुट कर दोगे और Q को K इक्विलिब्रियम के इक्वल। चलिए ठीक है, याद हो गया। क्या करें, इसको यूज कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को ये फॉर्मूला याद होता है लेकिन उसे प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है वो नहीं आता। तो मैं आपको सिखाता हूं कि नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो कैसे हम यूज करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, हाउ टू यूज, ये आपको बोर्ड में लिख के नहीं है ना, ये आपके समझने के लिए है। नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मान लो अगेन मैं आपसे एक डेनियल सेल का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे पास इस पेज में जगह कम पड़ जाएगी, आगे चलते हैं। तो मैं एक डेनियल सेल ले रहा हूं, डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल होता है वही आपका जिंक कॉपर सेल। ठीक है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस, है ना, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको कई बार सेल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, उससे आपको सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ मिलेगा Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी क्वेश्चंस के अंदर यूज करते करते सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है,
इसकी कुछ कंसेंट्रेशन मान लो यहाँ पर है C1 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन है कुछ C2 मोलर। तो इस तरह से आपको एक सेल लिख कर देगा। आप सेल को देखकर पहचान सकते हो कि कौन एनोड है और कौन कैथोड। वैसे एक सिंपल सा तरीका होता है, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो एनोड होता है और जो राइट साइड में लिखा होता है वो कैथोड होता है, एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, जिंक यहाँ पर 0 से +2 में ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप सबको निकालना आता ही है, तो जिंक यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कॉपर यहाँ पर +2 से 0 में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक यहाँ पर बना रहा है एनोड और कॉपर यहाँ पर क्या बना रहा है, कैथोड। बोला आपको ये दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे रिएक्शन लिखेंगे। हमने एनोड पहचान लिया, तो एनोड की आप रिएक्शन लिखोगे। सबसे पहला काम आपका क्या है, राइट रिएक्शंस एट एनोड एंड कैथोड and then write the net cell reaction। तो सबसे पहले आप एनोड कैथोड रिएक्शन लिखोगे और फिर नेट सेल रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, एनोड पर क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो जिंक से बनेगा Zn2 प्लस aqueous प्लस, देखो 0 से +2 होने से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, है ना। चलिए, इसके बाद क्या होगा, कैथोड। तो बताओ कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आप रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे। तो सॉरी, कैथोड पर रिडक्शन होगा तो जो आपका Cu2 प्लस aqueous है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Cu सॉलिड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। क्या बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ये सब आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने इंटरनल समझने के लिए है। कैंसिल हो गया तो बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous। आप देखो ऊपर Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन C2 मोलर है, वो आप यहां लिख सकते हो। दिस गिव्स यू Zn2 प्लस aqueous प्लस Cu सॉलिड और इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर है और ये आपकी बन गई नेट सेल रिएक्शन। बोलो दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहला काम आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम अब आप कैलकुलेट करोगे E0 सेल यूजिंग E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। आओ मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, फिक्स्ड होती है, आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। जिंक का जो SRP है Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn, उसके लिए होती है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का जो SRP है E0 Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu, उसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड और फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, आपको दी जाएंगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप E0 सेल निकालोगे। जैसे देखो, इसका अगर मैं E0 सेल निकालूं तो बताओ इसका E0 सेल क्या बनेगा, E0 ऑफ कैथोड। तो आई थिंक कुछ तकनीक खराबी आ गई है, अपने आप पॉज हो गया होगा। तो मैं आपसे कहता है कि हम E0 सेल निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से। तो E0 सेल किसके बराबर होगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन बना रहा है, कॉपर। तो कॉपर का SRP, मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर आप इसका और इसका दोनों का SRP यूज करोगे। आपको ये नहीं देखना कहां रिडक्शन हो रहा है कहां ऑक्सीडेशन, नहीं, आपको दोनों जगह पर SRP यूज करना है। तो देखो कैथोड का SRP कितना हो गया, ये दिया हुआ 0.34, सॉरी, ठीक है, 0.34 माइनस एनोड का, देखो SRP दिया हुआ है 2 प्लस चेंज रिडक्शन हो रहा है, SRP है कितना है -0.76। तो इस सेल का जो स्टैंडर्ड EMF है वो आ गया 1.1 वोल्ट। ठीक है, तीसरा स्टेप, तीसरा काम आपको क्या करना है, कैलकुलेट रिएक्शन क्वेश्चन। क्यू, तो देखो इस रिएक्शन का अगर मैं रिएक्शन क्वेश्चन लिखूं तो सॉलिड का एक्टिव मास हम मान लेते हैं, सॉलिड को नहीं लिखते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो वो याद रखना, सॉलिड को नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, अगर इसका कोई कोफिशिएंट होता तो उसकी पावर में चला जाता। भाई सब आप 11th क्लास में सीखते हो, इसलिए आपको सब अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो जैसे चल रहे हैं चलते रहो। ये है C1 और ये है C2, सॉलिड को काउंट नहीं करना। ठीक है,
बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, नॉइस इक्वेशन लग गया इसके ऊपर। मान लो आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना है, ई सेल, तो देखो अब आप लगाओ इस पे नॉइस इक्वेशन, बताओ ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई नॉट सेल, तो देखो ई नॉट सेल आ गया 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू आ गई 2 लॉग क्यू। देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, अभी तो C1 C2 दिया हुआ है तो उसी फॉर्म में लिख दो, ये बन जाएगा C1 अपॉन C2। और अगर मुझे C1 C2 की कुछ वैल्यूज पता होंगी तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे कैलकुलेट भी कर सकता हूं। तो बस ये होता है आपका सिंपल सा नॉइस इक्वेशन। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो, एन निकालो, क्यू निकालो और नॉइस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख दो, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, आप देखना हम कैसे नॉइस इक्वेशन लगाएंगे और कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। करें शुरू, चलिए देखें ये पहला क्वेश्चन। यूजिंग द ई नॉट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सर्फेस ऑफ आयरन, ठीक है, ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है, एंड वाई। अच्छा, आयरन टू प्रिवेंट रस्ट एंड वाई, तो देखो ये होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके सिलेबस में है आगे चल के, अभी तो नहीं रिड्यूस में, तो वैसे सिलेबस में है, तो आप आगे चल के रस्टिंग जब देखोगे तो रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग से बचाने के लिए हम आयरन की सरफेस के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल एनोड। ये जो आपने मेटल की कोटिंग की है, ये मेटल क्या होती है, आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, आयरन से ज्यादा ऑक्सीडाइज होने टेंडेंसीज की होती है। तो जब ऑक्सीडेशन होने की बारी आती है, आयरन से पहले ये मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ये मेटल आयरन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, इसे हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। दैट मीन्स जिस मेटल की कोटिंग हो रही है, दिस शुड हैव हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, लिखना कैसे है, तो देखो आप देखो इन सबकी ये Fe2+ चेंजेस टू Fe2+ से 0 2+, ये सबके SRP दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे कि सिंस द स्टैंडर्ड, या ऐसा भी मत लिखो, पहले एक्सप्लेन करो चीजों को, एक काम को थोड़ा सा और लिख लेते हैं। आप लिखो, ये तो गिवन है ना, गिवन है, अब लिखना इफ वी राइट स्टैंडर्ड, है ना, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, ऐसे लिखना होगा आपको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ these elements, then आप यहाँ पे लिखना एलिमेंट Fe, है ना, कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, एक है Fe, एक है X और एक है Y, ठीक है। यहाँ पे लिखना एलिमेंट, ऐसे एक छोटी सी टेबल सी बना देना और यहाँ पे लिख देना उसकी SOP वैल्यू, यहाँ ब्रैकेट में SOP लिख देना इसको, ताकि SOP का मतलब आगे आपको समझ में आ जाए सामने वाले को, ठीक है। Fe की वैल्यू कितनी है, देखो +0.44, ध्यान रखना ये SRP थी ना तो उल्टा हो जाएगा SOP, ये बन जाएगा +2.36 वोल्ट और +0.14 वोल्ट, ब्रैकेट में लिख देना सिंस SOP वैल्यू इज माइनस ऑफ SL, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, बताओ सबसे, देखो Fe से ऊपर है तो दो एलिमेंट है X और Y, तो जिसका SOP Fe से ज्यादा पॉजिटिव होगा, मैंने आपको लिखा था सिग्निफिकेंस, जिसका SOP जितना ज्यादा पॉजिटिव, उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो आप यहां लिखोगे सिंस फॉर X SOP इज मोर पॉजिटिव देन SOP ऑफ आयरन, सो टेंडेंसी ऑफ X टू गेट oxidized before iron will be more as compared to Y, and hence X is better for coating आयरन सरफेस। तो पहले आपको कंसेप्ट समझना, पहले तो आपको समझना कि आंसर क्या है।
फिर उसे आप लैंग्वेज में पिरोगे। तो आंसर का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है भाई। अगर आप आयरन को बचाना चाहते हो रस्टिंग से, तो उसके ऊपर एक ऐसी मेटल की कोटिंग करते हो जो आयरन से ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। वो ऑक्सीडाइज होगी या नहीं, वो आप उसकी एसओपी वैल्यू से देखोगे। आपको एसआरपी वैल्यूज दी हुई थी, पहले उन्हें एसओपी वैल्यूज में बदल लो साइड में रफ में। फिर देखो किसकी एसओपी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो भाई जिसकी एसओपी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, उसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा। कर सकते हो ना।